नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं। जो 12th क्लास की हिंदी है वो पढ़ाने जा रहे हैं। हम आपको आज से शुरू कर रहे हैं। तो आप देखेंगे 12th क्लास की जो हिंदी होती है, तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि 12th की हिंदी है। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि हिंदी में दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है साहित्यिक हिंदी और एक होता है आपका सामान्य हिंदी। एक साहित्यिक हिंदी और एक सामान्य हिंदी। तो ध्यान देंगे, जो साहित्यिक हिंदी के होते हैं, कौन होते हैं साहित्यिक हिंदी वाले, कौन बच्चे होते हैं सामान्य हिंदी वाले। तो जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं, आर्ट साइड से पढ़ते हैं, वो साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं। जो साइंस के बच्चे होते हैं वो सामान्य हिंदी पढ़ते हैं। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप 10th क्लास में दिए होंगे तो कवियों का और लेखकों का जीवन परिचय आता है लिखने के लिए, लेकिन आपको 12th में क्या आएगा। तो जो बच्चे साहित्यिक हिंदी लेते हैं, इनको कवि और लेखक दोनों का जीवन परिचय लिखने को आता है। आपको पता होगा जीवन परिचय में क्या होता है। किसी भी कवि या लेखक का जीवन परिचय, मृत्यु, जन्म, उसकी शिक्षा और उसके बाद रचनाएं, उसके माँ बाप का नाम, ये सारी चीजें आपके उनके जीवन परिचय में आता है। लेकिन जो बच्चे सामान्य हिंदी लेकर के पढ़ते हैं, यानी जो साइंस साइड के बच्चे होते हैं, उनको सामान्य हिंदी पढ़नी पड़ती है। ये हम आपको यूपी बोर्ड की हिंदी पढ़ा रहे हैं, यूपी बोर्ड की हिंदी। तो देखेंगे सामान्य हिंदी में आपका जीवन परिचय नहीं आता है। याद रखेंगे, सामान्य हिंदी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि जो बच्चे साइंस साइड वाले हैं, उनको एग्जाम में आपको साहित्यिक परिचय मिलेगा, आपको जीवन परिचय नहीं मिलेगा। तो हम ये जान लेंगे कि साहित्यिक परिचय होता क्या है। सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि साहित्यिक परिचय क्या होता है, आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम आपको साहित्यिक परिचय बताना चाह रहे हैं। तो देखेंगे साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय ये साइंस साइड सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए है। तो देख लेंगे आप कि साहित्यिक परिचय का मतलब ये होता है कि किसी भी लेखक ने या किसी भी कवि ने हिंदी की साहित्य रचना में अपना कितना बड़ा योगदान दिया है। तो आप देखेंगे कि जो कवि और लेखक दोनों का अलग अलग साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। आपको पता होगा जो गद्य होता है, गद्य, इसको लिखने वाले को लेखक कहा जाता है, जो गद्य लिखते हैं। अब गद्य में विधाएं बहुत सी होती हैं, कहानी, नाटक, उपन्यास, डायरी, रिपोर्टाज, यात्रा, वृत्तांत, आत्मकथा, जीवनी, ये सारे आपके गद्य में आते हैं। और गद्य, अभी आपसे पूछा गद्य किसे कहते हैं, तो जो विचार प्रधान रचना होती है उसी को हम गद्य कहते हैं। और उसके लेखक, उसके जो लिखने वाले होते हैं उसको लेखक कहते हैं। और दूसरी रचना हमारी पद्य होती है, या इसी को हम कविता कहते हैं, और इसको लिखने वाले को हम कवि कहते हैं। कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। तो जो छंदोबद्ध रचना होती है, यानी छंद से बंधी हुई होती पूरी तरह से, जहाँ पे लय, तुक, यति, विराम आदि चिन्हों का पूरा ध्यान दिया जाता है, वहां पर उस रचना को हम पद्य कहते हैं, और पद्य लिखने वाले को हम कवि कहते हैं। तो देखेंगे दोनों के गद्य, जो हम साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो दोनों में अंतर होता है। जैसे बाय द वे हम आपको लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है, किसी लेखक का अगर आपको साहित्यिक परिचय लिखना है तो कैसे लिखेंगे ये आप जान लीजिए। जैसे लेखक है तो उसने गद्य की रचनाएं लिखी होंगी। तो जैसे कोई भी, जैसे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी रचना ले लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी को ले लीजिए, आप आपके सिलेबस में है, उनका साहित्यिक परिचय अगर आपको लिखने के लिए आ गया तो आप क्या करेंगे भाई, हम उनका थोड़ा सा परिचय देंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार और आलोचक हैं।
और उन्होंने साहित्य रचना में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और उनकी साहित्यिक विशेषताएं, साहित्यिक परिचय की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ये आप उनका साहित्यिक परिचय देने के बाद, उनका थोड़ा परिचय देने के बाद आप कुछ पॉइंट निकालेंगे कि उन्होंने क्या लिखा है। जैसे हमने लिखा कि निबंधकार के रूप में, निबंधकार के रूप में एक हेडिंग हमारा निकल के आया। निबंधकार के रूप में आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना होता है, 3 से 4 हेडिंग के बीच आपको समेट देना होता है, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा और आपका पेपर छूट जाएगा। तो निबंधकार के रूप में अब इसमें सोचेंगे क्या लिखना होगा, तो भाई हम लिख देंगे कि इन्होंने अनेक निबंधों की रचना करके हिंदी साहित्य को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और उनमें से कुछ निबंध के नाम डाल देंगे, उनके निबंध सर्वश्रेष्ठ निबंध है। अगला हमने लिख दिया उसमें कि आलोचक के रूप में, आलोचक के रूप में। अगला हमने लिख दिया उपन्यासकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में। अगला हमने लिख दिया कहानीकार के रूप में। अब ये 4 हेडिंग हमारे निकल के आ गए। अगर इसमें चाहे तो और भी बढ़ा सकते हैं, उन्होंने और कौन सी रचनाएं लिखी होंगी वो देखने के बाद। देखिए हम ज्यादा नहीं, 4 हेडिंग कम से कम लेके चलेंगे और इसी में जैसे आलोचक के रूप में तो इन्होंने, या पत्रकारिता के रूप में, तो पत्रकार के रूप में इन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया। उपन्यासकार के रूप में इन्होंने अनेक उपन्यासों की रचना करके हिंदी साहित्य को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। या कहानीकार के रूप में इन्होंने निम्न कहानियों की रचना की है। तो 2-2, 3-3 लाइन इसमें हम आराम से लिख सकते हैं यदि उनके साहित्यिक परिचय को ध्यान से हम पढ़ लें। इन्होंने पत्रकारिता में लिखे तो पत्रकार के रूप में। अब बहुत ज्यादा अगर हेडिंग ले जाएंगे तो हमारा बहुत बड़ा हो जाएगा और हमको लगभग 80 ही शब्द में लिखना होता है या 100 शब्द में समेट देना होता है, तो बहुत ज्यादा हमको लेके नहीं जाना है। और लास्ट में जो लिखा जाता है वो भाषा शैली लिखा जाता है, भाषा शैली। अब भाषा शैली में क्या होता है, ये उन्होंने अपने साहित्य रचना में किन भाषाओं का उपयोग किया और किस शैली का उपयोग किया है, या भाषा किस प्रकार से उनकी है, सरल है या कठिन है। तो भाई अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी रचनाओं में हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। बीच बीच में कहीं कहीं पर इन्होंने संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग किया है या अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है। कहीं कहीं इनकी रचनाओं में मुहावरा भी देखने को मिलता है। और इन्होंने जिस भी शैली में लिखा है, निबंधात्मक शैली में अपनी रचनाएं लिखी है या किस शैली में लिखी है वो हम लिख देते हैं। और लास्ट में हमारी पूछ लेता है रचनाएं। तो इतने हेडिंग्स हमको, और रचनाओं में 1-2 रचनाएं हम लिख देंगे, जैसे बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो इतनी सारी चीजें हमको साहित्यिक परिचय में, वो भी लेखक के साहित्यिक परिचय में रखना होता है। अब बारी आती है हमारे कवि का साहित्यिक परिचय। जैसे कवि, किसी भी कवि को हमने ले लिया जो आपके सिलेबस में है, कोई भी कवि आपके सिलेबस में है, जिनको हमने ले लिया आपके सिलेबस में जयशंकर प्रसाद भी हैं, जयशंकर प्रसाद, या आपके और कोई कवि आ गए, महादेवी वर्मा आ गई, उनको भी ले सकते हैं। सुमित्रानंदन पंत भी आपके उसमें है, निराला भी है। तो किसी का भी हम साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो देखेंगे जो कवि होता है, कवि का जब हम साहित्यिक परिचय लिखते हैं तो इस बात का ध्यान रखना, 2 चीजें वहां पर बहुत जरूरी होती हैं। क्योंकि जो कवि होता है, एक तो उसका चलता है भाव पक्ष और एक चलता है कला पक्ष। ये कोई भी कवि हो, कोई भी कवि हो, और कवि के जीवन परिचय में एक भाव, साहित्यिक परिचय में एक भाव पक्ष हो, एक कला पक्ष, इसी को लेकर के हमें साहित्यिक परिचय लिखना होता है। अब ये समझ लेंगे हम कि भाव पक्ष में क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले तो किसी भी कवि का, जैसे जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद ने अनेक कविताओं की रचना करके हिंदी साहित्य को अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आगे लिखेंगे उनकी साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो पहला डालेंगे भाव पक्ष। भाव पक्ष उसे कहते हैं कि जिस कवि ने रचनाएं लिखी है उसमें किन किन चीजों का उसने
समावेश किया है, यानी समाज के किन चीजों को, प्रकृति के किन चीजों को ये समावेश किया है, वो भाव पक्ष में आता है। अब इनका अगर हम भाव पक्ष लिखना शुरू कर देंगे तो अगर हेडिंग निकालेंगे तो पहला हेडिंग निकल के आएगा प्रकृति चित्रण, प्रकृति का चित्रण। इन्होंने, आप देखेंगे इनकी रचना है जो क्या नाम है, श्रद्धा मनु, इनकी रचनाएं हैं आपको मिलेंगी। तो उसमें उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है, नदी है, पहाड़ है, अनेक चीजों का चित्रण किया है। जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। या हमने दिया मानवीय भावनाओं का चित्रण, मानवीय भावनाओं का चित्रण, दो हेडिंग हमारे निकल के आ गए। मानवीय संवेदनाओं का वर्णन उन्होंने किया है, मानवीय संवेदनाओं का चित्रण, और भी उसमें हेडिंग आपके निकल के आ सकते हैं, जैसे राष्ट्र प्रेम की भावना किसी किसी में मिल जाएगा। तो जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको भाव पक्ष के हेडिंग्स अपने आप मिलते चले जाएंगे। लेकिन जब हम कला पक्ष में आते हैं, फिर हमारा कला पक्ष आता है। देखिए, कला का मतलब ये होता है चमक, या कला का मतलब ये होता है सुंदरता या सजावट। तो ये देखेंगे कि किन किन कारणों से उनकी जो रचना है उस रचना में सजावट आई है। तो जैसे इसमें कला पक्ष में, कला पक्ष तो हर एक कवि का वही हेडिंग रहेगा जो इसमें रहेगा। कोई भी कवि हो उसमें कला पक्ष सेम ही रहता है। जैसे भाषा हमने लिख दिया, रस इसी में आएगा, छंद आएगा, अलंकार आएगा, ये सारे आपके कला पक्ष में जाएंगे। तो कला पक्ष सभी का, सभी कवियों का लगभग सेम होगा। भाषा लिखिए, उनका रस लिखिए, छंद लिखिए, अलंकार लिखिए, और लास्ट में आपका आता है रचनाएं। अब जैसे भाषा में जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा का प्रयोग किया है, तो जयशंकर प्रसाद ने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, खड़ी बोली का अपनी रचना में। तो यहां लिख देंगे कि जयशंकर प्रसाद ने अपनी रचना में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। एक लाइन ज्यादा नहीं लिखना है। रस, इन्होंने लगभग अपनी रचनाओं में संयोग और वियोग और शांत रस का प्रयोग किया है। छंद में इन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया है। अलंकार में देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार लगभग सभी में मिल जाता है, उपमा अलंकार मोस्टली मिल जाता है। तो इन्होंने उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का, मानवीय अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया है। और रचनाएं इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जो इनकी महाकाव्य भी है। तो ये आपको हम सिर्फ परिचय दे रहे थे कि आपको बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक परिचय कैसे लिखा जाता है। अब आगे के वीडियो में हम आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर आपका स्टार्ट करेंगे जो आपके सिलेबस में है। तो ये अगर आपको समझ में आया हो तो और विद्यार्थियों के पास इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोग सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।